Welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, today we are going to talk about section 6 and 7 of the Hindu Minority and Guardianship Act 1956. So far guys, we have discussed an introductory lecture and we have also covered section 13 of this act. Although that section is the last section of this act, but it was pertinent to discuss it in the very beginning क्योंकि guys मैंने आपको बताया था कि जितने भी provisions हम discuss करेंगे इस act के एवरी प्रोविजन इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 13, यानी कि सेक्शन 13 का एक ओवरराइडिंग इफेक्ट है हर एक प्रोविजन पे, बीइंग इन द वेलफेयर ऑफ द माइनर. सो सेक्शन 13 को इन द वेरी बिगिनिंग वी हैव डिस्कस्ड इट एंड कीप अ थिंग इन माइंड कि जितने भी प्रोविजंस को हम डिस्कस करेंगे हर एक प्रोविजन में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहेगा. इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होगी विद सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13. I hope guys this thing is quite clear to you. So guys, to begin with, section 6, 7 and 8 of this act talks about natural guardianship. Today we'll be discussing section 6 and 7 and in my upcoming lecture we'll be discussing section 8. So guys, section 6 talks about natural guardianship of a Hindu minor. Guys, here minor refers to both his property and his person. Minor's person and his property. Section 6 and 7 talks about minor's person and section 8 talks about guardianship of minor's property. तो उसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे. अब गाइज यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट माइनर्स प्रॉपर्टी, आई थिंक टू बी केप्ट इन माइंड इज दैट उसकी प्रॉपर्टी की जो गार्डियनशिप होती है वो सिर्फ उसकी जो डेफिनेट सेपरेट प्रॉपर्टी है उसी के विद रिगार्ड्स होगी. अगर किसी भी माइनर का अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, उसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं. अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का मतलब है कि पार्टीशन नहीं हुई, एक माइनर का क्या हिस्सा होगा वो अभी तक डेफिनेट नहीं है, वो उसका सेपरेट शेयर नहीं है. इट इज़ सब्जेक्ट टू अलॉट मेनी फ्लक्चुएशंस क्योंकि अभी वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का पार्ट है, इसीलिए वो हमारी इस प्रॉपर्टी के पर्व्यू में नहीं आता. कभी भी कोर्ट एक बच्चे की अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के लिए गार्डियन अपॉइंट नहीं करेगा क्योंकि उसका ऑलरेडी एक गार्डियन होता है, वो होता है फैमिली का कर्ता. जो हेड होता है ऑफ द फैमिली वो अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी का हेड होगा, वही उसकी केयर एंड प्रोटेक्शन करेगा. तो गार्डियनशिप का कॉन्सेप्ट वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता. माइनर्स पर्सन एंड प्रॉपर्टी एक्सक्लूड्स हिज अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी. आई होप गाइज दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू. नाउ इफ आई टॉक अबाउट नेचुरल गार्डियनशिप, गाइज सेक्शन 6 कहता है कि इन हिंदू लॉ only 3 persons can be said to be natural guardians and none else can ever become a natural guardian. सिर्फ 3 लोगों को ही हम नेचुरल गार्जियन के नाम से जानते हैं. फर्स्ट इज द फादर, सेकंड मदर ऑफ द माइनर एंड थर्ड हस्बैंड ऑफ द माइनर. यही 3 लोग कौन होंगे? नेचुरल गार्जियंस होंगे. अब गाइस व्हेन आई से फादर एंड मदर, अ पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड इज हियर वी टॉक अबाउट नेचुरल गार्जियनशिप. सो हम यहाँ पे नेचुरल पेरेंट्स की बात करते हैं. इट मीन्स हम लोग बायोलॉजिकल पेरेंट्स की बात करेंगे. यहाँ पे स्टेप फादर एंड स्टेप मदर नहीं आएंगे. सो व्हेन आई से कि एक माइनर चाइल्ड का गार्जियन उसका फादर है या मदर है, इट इज़ अंडरस्टूड कि वो उसके नेचुरल फादर एंड मदर होंगे, यानी कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स, नॉट स्टेप फादर और स्टेप मदर. सो गाइस, टू बिगिन विद ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई माइनर लेजिटिमेट चाइल्ड है, माइनर लेजिटिमेट चाइल्ड हियर रेफर्स टू बोथ सन एंड डॉटर, बॉय एंड गर्ल, कोई भी बच्चा है प्लस अगर वो अनमैरिड डॉटर है तो उसके नेचुरल गार्जियन कौन होंगे? उसके फादर होंगे और फादर के बाद आफ्टर फादर मदर होगी. उसी तरीके से गाइज अगर कोई माइनर इलेजिटिमेट चाइल्ड है, बीट सन और डॉटर, उसकी नेचुरल गार्जियन कौन होगी? उसकी मदर होगी. आई विल बी रिपीटिंग इट. लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट सन एंड डॉटर में डिफरेंस किया गया है. अगर लेजिटिमेट चाइल्ड है, बीट सन और डॉटर, प्लस अगर वो लेजिटिमेट माइनर अनमैरिड डॉटर है तो उसके जो नेचुरल गार्जियन है वो फादर होंगे एंड आफ्टर हिम मदर. उसके बाद लिखा है कि मदर नेचुरल गार्जियन कब होगी? जब वो एक माइनर इलेजिटिमेट चाइल्ड है, बीट सन और डॉटर, प्लस अगर वो माइनर इलेजिटिमेट अनमैरिड डॉटर है, मतलब अनमैरिड डॉटर है लेकिन वो इलेजिटिमेट है, तब भी उसकी नेचुरल गार्जियनशिप मदर के पास होगी एंड आफ्टर हर फादर. आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो चुका है. लेजिटिमेट इलेजिटिमेट का फर्क है. लेजिटिमेट चाइल्ड होगा तो फादर के पास गार्जियनशिप रहेगी प्लस अनमैरिड डॉटर, और अगर वो इलेजिटिमेट रहेंगे तो उसकी गार्जियनशिप पहले नंबर पे मदर के पास होगी एंड आफ्टर मदर फादर के पास होगी. आई होप दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू. अब गाइज यहाँ पे एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि बैरेट के लैंग्वेज में आपको दिखेगा आफ्टर फादर मदर और आफ्टर मदर फादर. आई होप दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू. तो ये जो वर्ड आफ्टर है इसकी इंटरप्रिटेशन की गई थी एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. अब यहाँ पे आफ्टर इन दिस गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1999, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज. इस केस में हमारे कोर्ट ने क्लियर एक बात कर दी कि आफ्टर जो वर्ड
सेक्शन 6 हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में यूज किया गया है, इट डज नॉट नेसेसरली मीन आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ फादर और मदर एज द केस में बी। फादर इन केस ऑफ लेजिटिमेट चिल्ड्रन, मदर इन केस ऑफ इलेजिटिमेट चिल्ड्रन एज द केस में बी, लेकिन यहाँ पे आफ्टर डज नॉट नेसेसरली मीन आफ्टर द डेथ ऑफ फादर और मदर। इसका मतलब क्या है कि दिस वर्ड हैज़ टू बी कॉन्स्ट्रूड मीनिंग देयर बाय इन द एब्सेंस ऑफ। आपको इसका मतलब आफ्टर का मतलब नेसेसरली डेथ के बाद नहीं होगा कि फादर हैज़ डाइड तो अब मदर के पास नेचुरल गार्जियनशिप जाएगी लेजिटिमेट बच्चों की, या फिर मदर हैज़ डाइड तो फादर के पास नेचुरल गार्जियनशिप जाएगी इलेजिटिमेट बच्चों की। आफ्टर डज नॉट नेसेसरली मीन आफ्टर द डेथ और लाइफ टाइम ऑफ फादर और मदर, इट हैज़ टू बी कॉन्स्ट्रूड मीनिंग इन द एब्सेंस ऑफ, एंड इन द एब्सेंस ऑफ का मतलब इन द एब्सेंस ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ माइनर चाइल्ड बाय द नेचुरल गार्जियनशिप। अब वो जो एब्सेंस है वो किसी भी तरीके से किसी भी कारण पर व्हाटसोएवर रीज़न हो सकती है। मे बी फॉर एग्जाम्पल फादर की एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फादर ने मना कर दिया, ही रिफ्यूजेज टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस एज अ नेचुरल गार्जियन, मना कर सकते हैं। ही माइट फेल टू फंक्शन, वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो गार्जियनशिप की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ही इज़ अनेबल टू मे बी बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल डिफॉर्मिटीज़, सम मेंटल इलनेस, कोई भी रीज़न हो सकता है व्हाटसोएवर। अगर फादर की एब्सेंस है किसी भी तरीके से फ्रॉम द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ माइनर चाइल्ड, तो हम ये कहेंगे कि वो बंदा अनेबल है टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्जियनशिप। तो जो दूसरा पार्टनर रहेगा बीट फादर और मदर एज द केस में भी, उस इंसान के पास नेचुरल गार्जियनशिप चली जाएगी। एंड गाइस क्योंकि नेचुरल गार्जियनशिप है, कोर्ट को जरूरत नहीं है इंटरवीन करने की, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कोर्ट कहेगा कि अब फादर अनेबल है तो मदर नेचुरल गार्जियन रहेगी। विदाउट एनी अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ एक इंसान अपने आप रिकग्नाइज्ड होगा एज ए नेचुरल गार्जियन। अगर फादर अनेबल है तो मदर अपने आप रिकग्नाइज होने लगेगी, और अगर मदर अनेबल है फॉर व्हाटसोएवर रीजंस तो फादर विल बी रिकग्नाइज्ड एज अ नेचुरल गार्जियन ऑफ हिज इलेजिटिमेट चिल्ड्रन। आई होप दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें हमने कहा था कि आफ्टर वर्ड को इंटरप्रेट नेसेसरीली इस तरीके से नहीं करना कि फादर की डेथ होगी उसी के बाद होगा, क्योंकि गाइस एक चीज़ सोच के देखो कि फादर इज अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस एज अ गार्जियन और ही एक्सप्रेसली रिफ्यूजेस, मना कर देते हैं, या वो बहुत बीमार रहते हैं, ही इज़ नॉट एबल टू टेक केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिज माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन। अब अगर हम फादर की डेथ होने की वेट करेंगे तो देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारा एसेंस है, जो बहुत ही फाउंडेशन है इस एक्ट की, वो डिफीट हो जाएगी। हमने कहा सेक्शन 13 में दैट इट इज़ द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड विच इज़ ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन। बच्चे की वेलफेयर कहती है कि फादर एज ए नेचुरल गार्जियन इज अनेबल टू टेक केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड, तो उसकी वेलफेयर क्या कहती है कि उसकी नेचुरल गार्जियनशिप उसकी मदर को दे दी जाए। सेक्शन 6 के प्रोविजंस ने तो बोल दिया कि फादर को मिलेगी, लेकिन अगर चाइल्ड की वेलफेयर सो रिक्वायर्स तो वो मदर के पास भी जा सकती है। सो इसीलिए इस वर्ड को बहुत ही लिबरली इंटरप्रेट किया था, रिस्ट्रिक्टिव या लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं दी थी, और इसका मतलब था इन द एब्सेंस ऑफ। एब्सेंस में अब डेथ भी आ जाएगी लेकिन बहुत सारे और फैक्टर्स भी इंक्लूड होंगे। आई होप गाइस दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट गाइस दिस एक्ट डज नॉट रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट गार्जियंस। जॉइंट गार्जियंस नहीं हो सकते कि बोथ फादर एंड मदर एट अ टाइम नेचुरल गार्जियंस हैं, या फादर रहेगा या मदर रहेगा, लेजिटिमेट में फादर, इलेजिटिमेट में मदर। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू। तो जॉइंट गार्जियंस नहीं होते हैं। एंड गाइज अब यहाँ पे हम बात करते हैं थर्ड नेचुरल गार्जियन की, जो रहते हैं हस्बैंड। हस्बैंड ऑब्वियसली नेचुरल गार्जियन किसका रहेगा? माइनर मैरिड डॉटर का। जो एक माइनर है लेकिन माइनॉरिटी में ही बिफोर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स एक गर्ल की शादी हो जाती है, सो शी बिकम्स अ माइनर मैरिड गर्ल। अब उस माइनर मैरिड गर्ल की जो गार्जियनशिप है उसके हस्बैंड के पास रहेगी। जब तक वो अनमैरिड है वो फादर के पास रहेगी या मदर के पास रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड। लेकिन अगर उसकी शादी हो चुकी है तो उसकी गार्जियनशिप उसके हस्बैंड को चली जाएगी, और हस्बैंड यहाँ पे नेचुरल गार्जियन होते हैं। अब गाइज हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में गार्जियनशिप बाय एफिनिटी को डिस्कस किया था, वही है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ही बीइंग द नेचुरल गार्जियन, इफ ही डाइज, अब वो गर्ल माइनर है, ऑल्दो शी इज मैरिड बट नाउ शी हैज़ बिकम अ माइनर विडो। अब इस केस में उसकी गार्जियनशिप किसके पास जाएगी? तो कोर्ट ने कहा था कि गार्जियनशिप बाय एफिनिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि जो उसके फादर इन लॉ हैं या उनके रिलेटिव्स हैं, दे विल बी प्रेफर्ड ओवर फादर एंड मदर। लेकिन अगर वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड और द माइनर विडो सो रिक्वायर्स तो उसकी गार्जियनशिप उसके मदर एंड फादर को भी दी जा सकती है इन द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, अगर हमें लगता है कि फादर इन लॉ या उनके रिलेटिव्स की गार्जियनशिप इस बच्चे के लिए सही नहीं है। इट मीन्स अगैन देयर इज नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला, इट इज़ द वेलफेयर ऑफ द माइनर विच इज़ ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन। इन प्रोविजंस को हम इंटरप्रेट जरूर करते हैं लेकिन इन द लाइट ऑफ
section 13. I hope this thing is quite clear to you. So guys, moving on to the proviso of section 6, which says that no person shall be entitled to act as a natural guardian of a Hindu minor if that guardian has ceased to be a Hindu or has completely and finally renounced the world by becoming a hermit or an ascetic. अब guys ये points बहुत ही familiar होंगे, टाइम एंड अगेन हिंदू मैरिज एक्ट में इनको डिस्कस किया है. तो सेक्शन जो हमारा 6 है उसका जो प्रोविजो है, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट रिमूवल ऑफ गार्जियनशिप, कि एक इंसान को नेचुरल गार्जियनशिप से हटा दिया जाएगा अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है. इट मीन्स फादर नेचुरल गार्जियन नहीं रहेंगे लेजिटिमेट बच्चों के, मदर नेचुरल गार्जियन नहीं रहेगी इलेजिटिमेट बच्चों की, या फिर हस्बैंड नेचुरल गार्जियन नहीं रहेंगे अपनी माइनर जो है मैरिड डॉटर की. तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या हैं कि अगर गार्जियन हैज़ सीज्ड टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू सम अदर रिलीजन, तो आप हिंदू नहीं रहे तो आपको गार्जियनशिप से हटा दिया जाएगा. या फिर यू हैव फाइनली एंड कंप्लीटली रिनाउंस्ड द वर्ल्ड बाय बिकमिंग एन एस्केटिक और अ हर्मिट, संन्यास ले लिया. अब गाइस जो सेकंड पॉइंट है वो तो समझ आता है कि आपने संन्यास ले लिया, आप वर्ल्डली अफेयर्स से बिल्कुल परे हो चुके हो, तो आप गार्जियन नहीं बन पाओगे. बिकॉज गाइस सेक्शन 4 क्लॉज भी क्या कहता है कि गार्जियन वही इंसान होता है विच हैज़ द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ माइनर्स पर्सन और ऑफ हिज प्रॉपर्टी और बोथ. अब आपने संन्यास ले लिया, वर्ल्डली अफेयर्स से अब बहुत परे हो चुके हो, इट इज़ अंडरस्टूड कि आप ना तो उसकी केयर कर पाओगे ना ही उसकी प्रोटेक्शन कर पाओगे, बी इट हिज प्रॉपर्टी और माइनर्स पर्सन हिमसेल्फ. आई होप दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू. बट एज फार एज प्रोविजो 1 इज कंसर्न, रिलीजन की जब बात होती है गाइज, वहाँ पे हमेशा कोर्ट्स ने एक लिबरल इंटरप्रिटेशन रखी है. टाइम एंड अगेन कोर्ट्स ने यही कहा है कि देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि अगर आपने रिलीजन चेंज कर ले तो नेसेसरीली आपको गार्जियनशिप से हटा दिया जाएगा. अगर आपके रिलीजन चेंज करने के बाद भी आप नेचुरल गार्जियनशिप की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हो और कोर्ट को लगता है कि इट इज़ इन द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, कि इस इंसान के गार्जियनशिप उस बच्चे के लिए बेस्ट है, तो आपको गार्जियनशिप से नहीं हटाया जाएगा मेरली बिकॉज यू हैव चेंज्ड योर रिलीजन. हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब कोर्ट्स गार्जियन अपॉइंट करते हैं, डी जॉरे गार्जियन यानी कि सर्टिफाइड गार्जियंस जब कोर्ट्स अपॉइंटेड डिक्लेयर करते हैं, तो कोर्ट्स ने ये कहा है कि कहीं पे ये नहीं लिखा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में या फिर गार्जियंस एंड वॉर्स एक्ट 1890 में कि एक हिंदू माइनर का जो गार्जियन है वो नॉन हिंदू नहीं हो सकता. हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट मस्ट बी इन द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड. आई होप दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू. अब गाइज अगर हम बात करते हैं सेक्शन 7 की, सेक्शन 6 इज कंप्लीट इतना ही था, बट सेक्शन 7 बहुत ही रिलेटेड है विच टॉक्स अबाउट नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ एन अडॉप्टेड सन. अब गाइज कहा जाता है कि जो अडॉप्टेड बच्चे होते बीच सन और डॉटर, उनकी जो गार्जियनशिप होती है इट इज़ एट पार विद नेचुरल बॉर्न चाइल्ड. मतलब अगर वो नेचुरल बॉर्न चाइल्ड की गार्जियनशिप फादर के पास पहले रहती है एंड आफ्टर हिम वो मदर के पास जाती है, सिमिलर इज द केस विद एन अडॉप्टेड चाइल्ड. अडॉप्टेड चाइल्ड इज नो डिफरेंस. वहाँ पे अगर आपने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है तो वो अडॉप्टिव पेरेंट्स बन जाएंगे, अडॉप्टिव फादर एंड मदर. तो वो बच्चा ऑब्वियसली माइनर होगा, इसीलिए हम उसकी गार्जियनशिप की बात करते हैं. तो वहाँ पे गार्जियनशिप सबसे पहले रहेगी अडॉप्टिव फादर के बाद एंड आफ्टर हिम अडॉप्टिव मदर के पास जाएगी. सो इट इज़ एट पार विद नेचुरल बॉर्न चिल्ड्रन, देयर इज नो डिफरेंस. बट द ओनली थिंग इज कि दिस वर्ड हैज़ टू बी कंस्ट्रूड वेरी लिबरली और रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन नहीं देनी है. आफ्टर हिम का मतलब रहता है इन द एब्सेंस ऑफ. अब एब्सेंस किसी भी कारण हो सकती है, दैट इज टू बी seen in the light of facts and circumstances of each new case arising. I hope guys section 6 and 7 is quite clear to you. Still guys, if you have any doubts pertaining to it, please feel free to comment in the comment box. I'll be replying to all the doubts and queries. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye bye.